हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को मैंने अध्याय 1 और अध्याय 2 पढ़ा चुका हूं। अब इस वीडियो में आपको अध्याय 3 पढ़ने को मिलेगा। और अध्याय 3 में आप जैसे कि जानते ही हैं, सीडीपी में अध्याय 3 जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित है। अक्सर आप देखते होंगे जितने भी शिक्षण शास्त्र होते हैं उसमें वंशानुक्रम और वातावरण का जिक्र सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बालक के विकास में जो है ये आनुवंशिकता, जिसे आप वंशानुक्रम भी कहते हैं, और ये वातावरण, जिसे पालन पोषण भी कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसको यदि आप जान लेते हैं तो कहीं ना कहीं 3 से 4 नंबर जो है आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा सीटेट की परीक्षा में। तो चलिए हम जानते हैं वंशानुक्रम और वातावरण का किसी भी बालक के विकास पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आप जान लें, वंशानुक्रम और वातावरण जो है वो बालक की विकास के पूरे जीवन में, यानी यदि एक बालक का जो जीवन काल होता है उनके सभी जीवन काल में वंशानुक्रम और दूसरा जो क्या है वो वातावरण। कभी कभी आप लोग ये चीज़ को ध्यान रख ले, वंशानुक्रम का 2-3 नाम है और वातावरण का भी 2-3 नाम दे देता है। उसके बारे में नीचे हम आपको जो है और जो है उसमें बता देंगे, नीचे आपको हम बताएंगे वीडियो को आगे आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं जो कह रहा है, जीवन में महत्वता को देखते हुए अलग अलग समय में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने मानव जीवन में वंशानुक्रम के प्रभाव के संबंध में कई तरीके का प्रयोग किया। जी हाँ, कुछ जो वातावरणीय मनोवैज्ञानिक हैं, यानी जिसे आप व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं, और कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने वंशानुक्रम को महत्व दिया है, और दोनों अपने अपने आधार पर जो है वो खोज की है। दोनों का मानना था कि कहीं ना कहीं वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों जो है किसी भी बालक हो, चाहे जो भी बालक हो, उनके जो विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसी के संबंध में चलिए हम पॉइंट देख लेते हैं क्या कुछ है। जैसे कि पहला पॉइंट आपके सामने में है, किसी भी बालक का जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। यानी यदि आपसे ये दे दे जो किसी बालक का विकास वंशानुक्रम से होता है, किसी बालक का विकास वातावरण से होता है, और किसी बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के अंतःक्रिया से होता है, तो आप वहाँ जो है बिल्कुल देंगे वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया से, क्योंकि किसी भी बालक का जो विकास है सिर्फ और सिर्फ वंशानुक्रम से नहीं हो सकता है और सिर्फ वातावरण से नहीं हो सकता है, दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, पॉइंट देखते हैं क्या है। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी आप जैसे कि समझ ही गए हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की जो भूमिका है एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, और वो भी बालक के विकास के लिए। यानी किसी एक को आप छांट नहीं सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। सबसे पहले आप ये पॉइंट आप देख ले कि एक बालक के विकास में जितना उनका वंशानुक्रम, समझ गए होंगे आप, जितना ही उनका वंशानुक्रम आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार उनके लिए वातावरण भी उतना जरूरी है। अक्सर इस पे जो है प्रश्न आता रहता है। आप सभी को बता दें, जो वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों क्या है, आपस में अंतः संबंधित है, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसे आप देखते तो नहीं है, लेकिन एक बालक का यदि आप सर्वेक्षण करेंगे, एक बालक का अवलोकन करेंगे, तो उनमें बहुत सारे ऐसे गुण मिलेंगे जो वंशानुक्रम से, जैसे मान लीजिए कोई बालक जो है काले हैं, गोरे हैं, ये सब का प्रभाव उनके वंशानुक्रम से भी पड़ सकता है। और ऐसा नहीं जो वंशानुक्रम से ही पड़ेगा, उनका प्रभाव वातावरण से भी पड़ सकता है। जैसे कि आपको मैंने बताया भी था, यदि कोई जो पहाड़ी क्षेत्र के बालक होते हैं उनका जो आप देखेंगे वेशभूषा, और जो मैदानी क्षेत्र के, तो दोनों में अलग अलग कहीं ना कहीं जो उन पे जो है वातावरण का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला जो पॉइंट है वो है, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि किसी बालक का वंशानुक्रम और वातावरण अच्छा हो तो उनका विकास बेहतर होना आवश्यक है। यानी यदि किसी बालक का विकास में उनका जो आनुवंशिकता है अर्थात वंशानुक्रम बेहतर साबित हो रहा है, और ठीक उसी प्रकार उनका वातावरण भी अच्छा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उन बालक का विकास जो है बेहतर होना लाजमी है, उनका विकास अच्छा होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि आपके कक्षा के कोई बालक जिनका शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास एवं अन्य विकास सभी अन्य बालकों से भिन्न है, उनका विकास बेहतर है, तो इसका कौन जिम्मेदार है? तो इसका जिम्मेदार है वंशानुक्रम और वातावरण। चलिए
आपको उसी में एक प्रश्न मिलेगा और जिसमें आप ऑप्शन अक्सर देखते रहते हैं, जो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों जो है उसका योगदान 50-50 है। ऐसा नहीं होता है। किसी के माता पिता, किसी भी बालक पर देखिएगा माता पिता का जो प्रभाव है वो कम होता है, सामाजिक ज़्यादा होता है, किसी पर सामाजिक ज़्यादा होता है, माता पिता का कम होता है उनके वंशानुक्रम को। तो ऐसा लिमिट नहीं है जो 50-50 ही होगा, ये 60-40 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए आप इस तरह का ऑप्शन कभी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। बढ़ते हैं हम आगे। अगला पॉइंट क्या है, जो वंशानुक्रम का संबंध है। अब देखिए, कभी कभी आपसे यही मैंने बताया था, जो वंशानुक्रम का दूसरा तीसरा क्या नाम है, तो आप वंशानुक्रम को कभी प्रकृति भी बोल सकते हैं, वंशानुक्रम भी बोल सकते हैं, आनुवांशिकता भी बोल सकते हैं, जैविक भी बोल सकते हैं और मूल प्रवृत्ति। यानी जब वंशानुक्रम की बात हो तो वहाँ प्रकृति भी आप बोल सकते हैं, उसे जैविक भी बोल सकते हैं, उसे आनुवांशिकता भी बोल सकते हैं, उसे मूल प्रवृत्ति भी बोल सकते हैं। यानी प्रकृति है तो समझ जाइए वंशानुक्रम है, आनुवांशिकता है तो समझ जाइए वंशानुक्रम। यानी ये सब हो गया एक पार्ट। और दूसरी पार्ट का यदि हम बात करें तो उसमें आता है वातावरण, ठीक उसी प्रकार पालन पोषण, सामाजिक वातावरण और पर्यावरण। यानी यदि आपसे पूछा जाए जो एक बालक के विकास में कौन कौन चीज जिम्मेदार है, तो आप स्पष्ट तौर पे यदि वहाँ वंशानुक्रम और वातावरण न रहे तो स्पष्ट तौर पर वहाँ प्रकृति और पालन पोषण आप लिखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रकृति और पालन पोषण में जो है वो कंफ्यूज कर जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट। तो ये आप कंफ्यूज न करें, वंशानुक्रम को ही प्रकृति भी कहा जाता है, जैविक भी कहा जाता है, मूल प्रवृत्ति भी कहा जाता है। वही यदि हम बात कर ले वातावरण का तो उसे पालन पोषण, सामाजिक वातावरण और पर्यावरण भी कहा जाता था। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर लेकर के पुनः मैं अगले वीडियो में आता हूं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाए आपका। और मैं आपको बताया हूँ कि जितने भी अध्यायवार जो बेस्ट चैप्टर है वो सब आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेस पर। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले।